दोस्तों, गांगनोली गांव में उन 3 मौतों के बाद जो माहौल बना था उसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं। गली गली सन्नाटा था, लेकिन अफवाहों की आवाजें गूंज रही थीं। कोई कहता ये खून मौलाना ने खुद किया है, तो कोई कहता इसमें कुछ और राज है। पुलिस की गाड़ियां लगातार गांव में गश्त कर रही थीं। हर चेहरा शक के घेरे में था। लेकिन दोस्तों, जब जांच एजेंसी सीबीआई इस केस में उतरी तो जो सच सामने आया उसने पूरे गाँव ही नहीं, पूरे जिले के होश उड़ा दिए। वो सच इतना डरावना था कि जिसने भी सुना कुछ पल के लिए चुप रह गया और फिर कहा, अगर ये सच्चाई है तो हम सब अब तक झूठ जी रहे थे। हाँ, वो खुलासा ऐसा था जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, सुबह का समय था। सूरज की किरणें धीरे धीरे खेतों पर उतर रही थीं। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन किसे पता था कि कुछ ही घंटों बाद यही गांव एक ऐसे रहस्य में बदल जाएगा जो महीनों तक पूरे प्रदेश को झकझोर देगा। दोपहर करीब 12 बजे अचानक गांव के बीचों बीच बने एक पुराने मकान से तेज चीखें सुनाई दी। पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया, सोचा बच्चों का झगड़ा होगा। लेकिन जब दूसरी तीसरी चीख आई तो पूरे गांव के लोग दौड़ पड़े। दरवाजा जब तोड़ा गया तो अंदर जो नजारा था उसने हर किसी की रूह तक हिला दी। दीवारों पर खून के छींटे, टूटी हुई चीजें, बिखरे कपड़े और एक गहरा सन्नाटा। ऐसा लगा मानो किसी ने इंसानियत को वहीं मार दिया हो। कुछ मिनटों तक कोई कुछ बोल नहीं पाया। हर कोई बस एक दूसरे को देख रहा था। तभी किसी ने चिल्लाया, पुलिस को बुलाओ, और कुछ ही देर में थाने की गाड़ियां पहुंच गईं। पुलिस के अफसरों ने जब अंदर कदम रखा तो उन्हें भी यकीन नहीं हुआ कि इतनी बेरहमी किसी ने की होगी। शुरुआती जांच में घर का मालिक मौलाना नहीं मिला। किसी ने बताया कि वो सुबह से देवबंद गए हुए थे। ये सुनकर पुलिस को लगा शायद किसी बाहरी व्यक्ति ने वारदात की होगी। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी वैसे वैसे शक की सुई उन्हीं की ओर घूमने लगी। वजह थी कुछ अजीब सुराग। घर का अंदर वाला कैमरा बंद था जबकि बाहर वाला चालू, और बाहर वाले कैमरे में एक छोटा लड़का दिखाई दिया जिसके कपड़ों पर खून के निशान थे। पुलिस ने तुरंत उसे पकड़ा। बच्चे की उम्र मुश्किल से 16-17 साल रही होगी, पर पूछताछ में उसने जो कहा उससे सब दंग रह गए। उसने कबूल किया कि उसने और उसके एक दोस्त ने मिलकर ये सब किया क्योंकि मौलाना उन्हें अक्सर डांटते थे और वे उनसे नाराज थे। पुलिस को यकीन नहीं हुआ, इतनी बड़ी वारदात और वो भी 2 बच्चों से, क्या ये संभव था? लेकिन मीडिया को इससे बेहतर मसाला क्या चाहिए था? अगले ही दिन हर चैनल की हेडलाइन थी, बागपत में मौलाना के घर हत्याकांड, आरोपी उनके अपने घर के बच्चे। गांव का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जो लोग कल तक मौलाना को इज्जत की नजरों से देखते थे अब उन्हीं पर शक करने लगे। कुछ बोले जरूर घर के अंदर कुछ तो चल रहा था, तो कुछ ने कहा मौलाना ही असली गुनहगार हैं। पुलिस ने उन्हें देवबंद से बुलवाया। जब वो थाने पहुंचे तो उनकी आंखों में डर और दर्द दोनों थे। वो बार बार दोहरा रहे थे, मैं निर्दोष हूँ, मैं उस वक्त देवबंद में था, आप कैमरा रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, मैंने खुद चालू किया था। लेकिन कोई उनकी सुनने को तैयार नहीं था। मीडिया का दबाव बढ़ता गया। गांव में लोग जमा होने लगे। सब चाहते थे कि किसी को दोषी ठहराया जाए, चाहे सच कुछ भी हो। पुलिस ने जब घर की तलाशी फिर से ली तो उन्हें कोई बाहरी जबरदस्ती के निशान नहीं मिले। दरवाजा अंदर से बंद था, इसलिए शक और गहराया। लेकिन कुछ बातें अभी भी मेल नहीं खा रही थी। जैसे अगर बच्चे ही दोषी थे तो अंदर वाला कैमरा बंद किसने किया? इतना सोचा समझा काम कोई किशोर कैसे कर सकता है? तभी मौलाना की पत्नी के भाई यानी उनके साले ने पुलिस को एक बयान दिया, ये बच्चे मासूम हैं, किसी ने इनके कान भरे हैं, इन्हें बस मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया है। यह बात सुनकर पुलिस चौंक उठी और इसी बयान ने इस केस की दिशा पूरी तरह बदल दी। अगले दिन पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज दोबारा खंगाले। इस बार उन्होंने रिकॉर्डिंग को फ्रेम दर फ्रेम देखा। तभी उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। मौलाना के घर से निकलने के कुछ मिनट बाद एक परछाई जैसी आकृति वहां से गुजरी। चेहरा साफ नहीं दिखा, लेकिन चाल किसी वयस्क आदमी की थी। अब पुलिस को यकीन हो गया कि वारदात में कोई तीसरा शख्स जरूर शामिल है। सवाल था वह कौन था और उसने बच्चों को क्यों इस्तेमाल किया? गांव में अफवाहों का दौर शुरू हो गया। कोई बोला यह सब जमीन विवाद का मामला है, कोई बोला धार्मिक जलन की वजह से हुआ है। इस बीच सोशल मीडिया पर भी जस्टिस फॉर मौलाना फैमिली ट्रेंड करने लगा। थाने के बाहर भीड़ जुटने लगी। पुलिस दबाव में थी, लेकिन जांच टीम ने हार नहीं मानी। उन्होंने गांव के बाहर लगे हर कैमरे की रिकॉर्डिंग मंगवाई। एक फुटेज में एक अजनबी व्यक्ति दिखाई दिया जो वारदात वाले दिन सुबह से मौलाना के घर के आसपास घूम रहा था। बाद में वही आदमी उसी दिशा में गया जिधर से दोनों बच्चे भागते हुए दिखे थे। ये एक बड़ा सुराग था। अब पुलिस ने बच्चों से फिर से पूछताछ की। पहले तो दोनों ने वही पुरानी कहानी दोहराई, लेकिन जब उन्हें रिकॉर्डिंग दिखाई गई तो उनमें से एक टूट गया। उसने कहा, हाँ, एक आदमी हमारे पास आया था। उसने कहा अगर मौलाना से बदला लेना है तो यही मौका है। उसने हमें पैसे देने का वादा किया था। अब तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगी। पुलिस समझ गई कि यह कोई साधारण वारदात नहीं बल्कि एक सुनियोजित साजिश थी। बच्चों को इस्तेमाल किया गया था ताकि शक मौलाना पर जाए, और जिसने यह सब रचा वह अब तक पर्दे के पीछे से खेल रहा था। लेकिन वह कौन था और उसकी मौलाना से दुश्मनी क्यों थी? ये जानने के लिए पुलिस ने फिर से जांच की दिशा बदली, धार्मिक, पारिवारिक और आर्थिक तीनों पहलुओं से। इसी बीच उन्हें एक और बयान मिला। मौलाना की पत्नी की सहेली ने बताया कि कुछ दिनों से घर के आसपास कुछ अजनबी लोग मंडरा रहे थे, लेकिन उसने सोचा शायद कोई मजाक कर रहा होगा। अब यह साफ था कि वारदात पहले से प्लान की गई
थी। और यहीं से शुरू हुई उस रहस्य की असली गिनती, एक ऐसी कहानी जहां हर चेहरा शक के घेरे में था, हर सुराग अधूरा लगता था और हर जवाब के पीछे एक नया सवाल छिपा था। जैसे जैसे बागपत की यह रहस्यमयी कहानी आगे बढ़ रही थी, पुलिस की जांच और गहराई पकड़ती जा रही थी। अब तक जितने भी सबूत मिले थे, उन्होंने बस एक बात साफ कर दी थी कि मौलाना इस वारदात में सीधे तौर पर शामिल नहीं थे, बल्कि कोई और था जो पर्दे के पीछे से यह खेल खेल रहा था। गांव का माहौल अभी भी तनावपूर्ण था। लोग आपस में फुसफुसा रहे थे। कोई कहता कि पुलिस असली गुनहगार को बचा रही है, तो कोई कहता कि बच्चों को झूठे केस में फंसाया गया है। सोशल मीडिया पर लगातार पोस्टें आ रही थीं, मौलाना को इंसाफ दो, सच की जीत हो, और लोग थाने के बाहर तक पहुंचने लगे थे। पुलिस को लगने लगा कि अगर जल्द ही सच सामने नहीं आया तो हालात बिगड़ सकते हैं। इसी बीच मौलाना से फिर पूछताछ की गई। वह अब भी शांत थे, पर उनके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, मैंने खुद कैमरा चालू किया था क्योंकि मुझे पहले से डर था कि कुछ गलत हो सकता है। मुझे धमकी दी गई थी। यह सुनकर जांच टीम चौकन्नी हो गई। मौलाना के इस बयान से साफ हो गया कि यह कोई अचानक हुआ हमला नहीं था, बल्कि पहले से योजना बनाई गई थी। पुलिस ने तुरंत देवबंद के कैमरे और फोन लोकेशन रिकॉर्ड मंगवाए। फुटेज देखने के बाद यह पक्की तरह से साबित हो गया कि वारदात के वक्त मौलाना सच में देवबंद में थे, यानी वह निर्दोष थे। अब पुलिस के सामने नया सवाल था, फिर यह सब किसने किया और क्यों? फिर पुलिस ने मौलाना के साले को बुलाया। उन्होंने कहा, मौलाना का कुछ लोगों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, कई बार धमकी दी गई थी, हो सकता है उसी का नतीजा हो। यह सुनते ही जांच नई दिशा में मुड़ गई। पुलिस ने पुराने केस रिकॉर्ड और गांव की शिकायतें खंगालनी शुरू की। कुछ ही घंटों में उन्हें एक अहम जानकारी मिली। 3 महीने पहले मस्जिद के पास की जमीन को लेकर झगड़ा हुआ था। उस वक्त गांव के ही एक व्यक्ति ने सार्वजनिक तौर पर धमकी दी थी, देख लेना, बहुत जल्द सब ठीक कर दूंगा। और अब वही आदमी गांव से गायब था। पुलिस की टीम ने रात भर ऑपरेशन चलाया। उस व्यक्ति के घर पर छापा मारा गया। अंदर का नजारा देख पुलिस के होश उड़ गए। कमरे से खून के निशान मिले। एक बैग में कुछ टूटे हुए सीसीटीवी कैमरों के पार्ट्स रखे थे, और सबसे चौंकाने वाली बात, कपड़ों पर खून के धब्बे। लैब जांच के लिए भेजे गए नमूनों ने पुष्टि कर दी कि यह वही खून था जो मौलाना के घर से बरामद हुआ था। अब पुलिस के पास ठोस सबूत थे कि वही इस वारदात का मास्टरमाइंड था। उसने बच्चों को बहकाया, कैमरा बंद कराया और फिर खुद गायब हो गया ताकि शक मौलाना पर जाए। ये खबर जैसे ही गांव में फैली, सबकी राय बदलने लगी। जो लोग अब तक मौलाना को दोषी ठहरा रहे थे, वही अब कहने लगे कि उन्हें फंसाया गया है। गांव के बुजुर्गों ने तक कहा, अगर पुलिस ने पहले ही ध्यान दिया होता तो शायद 4 जिंदगियां बच सकती थीं। सोशल मीडिया पर माहौल बदल गया। जस्टिस फॉर मौलाना अब सिर्फ ट्रेंड नहीं रहा, बल्कि एक आंदोलन बन गया। गांव के युवाओं ने खुद पोस्टर छपवाए, लोग थाने के बाहर नारे लगाने लगे, सच की जीत हो, निर्दोष को इंसाफ दो। मीडिया भी अब दूसरी हेडलाइन चला रही थी, मौलाना निर्दोष, साजिश का पर्दाफाश करीब। रिपोर्टर गांव के हर कोने में घूम रहे थे, हर कोई बयान दे रहा था, लेकिन पुलिस चुपचाप अपने सबूत पक्के कर रही थी। उन्होंने आरोपी के फोन रिकॉर्ड ट्रेस किए। उसमें कई बार बच्चों के नंबर मिले, खासकर वारदात के दिन सुबह। कॉल डिटेल में साफ दिखा कि आरोपी ने वारदात से ठीक 2 घंटे पहले दोनों में से एक बच्चे से बात की थी। पुलिस ने जब बच्चों को यह रिकॉर्ड दिखाया तो उनमें से एक ने रोते हुए कहा, उसने कहा था, अगर तुम मौलाना से बदला लेना चाहते हो तो यही मौका है। उसने पैसे देने की बात कही थी, उसने हमें बहकाया। अब पूरा खेल खुल चुका था। आरोपी ने पहले से योजना बनाई थी कि जब मौलाना देवबंद जाएंगे उसी वक्त हमला किया जाएगा ताकि संदेह उन्हीं पर जाए। उसने कैमरा बंद कराया ताकि कोई अंदर का फुटेज न मिल सके। बच्चों को उसने इतना बहकाया कि उन्होंने बिना सोचे वही किया जो वह चाहता था। जब यह सच्चाई पुलिस के सामने आई तो टीम के कई अधिकारी भी भावुक हो गए। अब यह केवल हत्या का केस नहीं रहा था, यह इंसाफ की लड़ाई बन चुका था। इसी बीच गांव में तनाव बढ़ने लगा। आरोपी के कुछ रिश्तेदार पुलिस पर दबाव बनाने की कोशिश करने लगे। अफवाहें उड़ने लगीं कि वह किसी राजनीतिक व्यक्ति का आदमी है, इसलिए पुलिस उस पर कार्रवाई करने से डर रही है। लेकिन बागपत पुलिस ने मीडिया के सामने आकर साफ कहा, चाहे कोई कितना भी ताकतवर क्यों न हो, सच को दबाया नहीं जा सकता, दोषी को सजा मिलेगी। उसी शाम मौलाना को फिर थाने बुलाया गया। वह कुछ देर खामोश बैठे रहे, फिर बोले, अगर मेरे परिवार को इंसाफ नहीं मिला तो मैं खुद को खत्म कर दूंगा। मुझे सिर्फ इतना यकीन है कि भगवान सच को जरूर सामने लाएंगे। उनकी आंखों से बहते आंसुओं ने वहां मौजूद हर पुलिसकर्मी को मौन कर दिया। उस क्षण हर किसी को एहसास हुआ कि यह केस सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, यह उस समाज का आईना है जो बिना जाने बिना जांचे किसी को अपराधी ठहरा देता है। अब पुलिस का अगला लक्ष्य था उस मास्टरमाइंड को पकड़ना जिसने यह पूरी साजिश रची थी। कई गांवों, कई जिलों में लगातार छापेमारी हुई। पुलिस ने आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी किया और फिर एक दिन ऐसा सुराग मिला जिसने सब कुछ बदल दिया। गांव के बाहर लगे कैमरों में वही संदिग्ध व्यक्ति फिर दिखाई दिया। वारदात के दिन के बाद वह पास के जंगल की ओर गया था। पुलिस अब बहुत करीब थी, बस एक कदम और सच पूरी तरह सामने आने वाला था। गांव में अब हर कोई सिर्फ एक ही बात कर रहा था, आखिर वो
वो कौन है जिसने इतना बड़ा खेल खेला। बागपत पुलिस की जांच अब आखिरी चरण में थी। सभी टीमों को चारों दिशाओं में भेजा गया था ताकि उस शख्स का कोई निशान मिल सके जिसने इस वारदात को रचा था। पूरे जिले में अलर्ट जारी कर दिया गया था। गांव के लोग अब मौलाना के साथ खड़े थे। जिन लोगों ने पहले उन पर शक किया था वही अब उनके दरवाजे पर खड़े होकर उन्हें हिम्मत बंधा रहे थे। मौलाना बस इतना कहते, मैं भगवान पर भरोसा रखता हूँ, सच सामने जरूर आएगा। उनके शब्दों में कोई गुस्सा नहीं, बस गहरी पीड़ा थी उस व्यक्ति की जो सब कुछ खोकर भी इंसाफ की उम्मीद नहीं छोड़ता। पुलिस की टीम को एक नया सुराग मिला। आरोपी के मोबाइल की लोकेशन गांव से करीब 20 किलोमीटर दूर एक पुरानी सराय के पास मिली। टीम तुरंत रवाना हुई। जब दरवाजा तोड़ा गया तो वहां से कई चीजें बरामद हुई। नकली पहचान पत्र, बच्चों की तस्वीरें और कुछ पुराने दस्तावेज जिनमें जमीन विवाद से जुड़ी फाइलें थीं। दीवार पर एक नक्शा टंगा था जिस पर मौलाना के घर की दिशा चिन्हित की गई थी। अब कोई शक बाकी नहीं रहा। यह सब उसी व्यक्ति का काम था जो 3 महीने पहले मौलाना से झगड़ा कर चुका था। वह सिर्फ बदले की आग में नहीं बल्कि लालच में भी अंधा हो चुका था। उसने सोचा कि अगर मौलाना पर आरोप लगेगा तो जमीन पर उसका कब्जा पक्का हो जाएगा। अगले ही दिन पुलिस को एक बड़ा फोन आया। सूचना मिली कि आरोपी पास के कस्बे में बस पकड़ने की कोशिश कर रहा है। बागपत पुलिस ने तुरंत नाकाबंदी की और कुछ ही देर में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। शुरुआत में वह कुछ नहीं बोला, पर जब पुलिस ने सबूतों का ढेर सामने रखा, खून के कपड़े, सीसीटीवी पार्ट्स, कॉल रिकॉर्ड और बच्चों के बयान, तो उसकी जुबान खुद ब खुद खुल गई। उसने कबूल किया कि उसने बच्चों को बहकाया, कैमरा बंद कराया और वारदात के बाद गांव से भाग निकला ताकि सारी उंगलियां मौलाना पर उठें। उसने कहा, मुझे पता था कि लोग मौलाना पर शक करेंगे, मेरा काम आसान हो जाएगा। इस कबूलनामे के बाद पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पूरे राज्य में यह खबर फैल गई, बागपत ट्रिपल मर्डर केस में मास्टरमाइंड गिरफ्तार। मीडिया गांव पहुंचा और हर चैनल पर एक ही लाइन गूंजने लगी, मौलाना निर्दोष, साजिश करने वाला गिरफ्तार। गांव में सन्नाटा और पछतावा दोनों फैल गया। जिन लोगों ने पहले मौलाना को दोषी कहा था अब वे उनके घर जाकर माफी मांगने लगे। मौलाना ने बस इतना कहा, जो हुआ वह मेरी नियति थी, मैं किसी से नफरत नहीं रखता, बस चाहता हूं कि मेरे परिवार की आत्मा को शांति मिले। पुलिस ने अपनी अंतिम रिपोर्ट में लिखा, यह एक सोची समझी साजिश थी। बच्चों को मानसिक रूप से प्रभावित किया गया और उन्हें अपराध करने के लिए उकसाया गया। मौलाना निर्दोष हैं। मुख्य आरोपी ने संपत्ति विवाद के कारण यह वारदात करवाई। अदालत में यह रिपोर्ट पेश होते ही केस ने नया मोड़ लिया। मौलाना को पूरी तरह बरी कर दिया गया और मास्टरमाइंड को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस घटना ने गांव की सोच ही बदल दी थी। जिन बच्चों को दोषी बताया जा रहा था वे दरअसल इस साजिश के शिकार थे। अदालत के आदेश पर उन्हें बाल सुधार गृह भेजा गया, जहां उनके मानसिक स्वास्थ्य की जांच शुरू की गई। अधिकारियों ने कहा कि इन बच्चों को नफरत सिखाई गई थी और अब इन्हें दोबारा सही दिशा में लाना समाज की जिम्मेदारी है। गांव के कई लोगों ने आगे आकर कहा कि वे बच्चों की पढ़ाई और सुधार की जिम्मेदारी लेंगे। धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। जो गांव कभी डर और शक से भरा था वहां अब इंसाफ और समझदारी की बात होने लगी। उधर सोशल मीडिया पर ट्रूथ विंस और जस्टिस फॉर मौलाना फैमिली फिर से ट्रेंड करने लगे, लेकिन इस बार गुस्से के नहीं, गर्व के साथ। लोग कहने लगे कि यह केस साबित करता है कि सच चाहे कितना भी देर से सामने आए, झूठ के पर्दे को चीर ही देता है। गांव के चौक पर मौलाना के नाम से एक छोटी सी पुस्तकालय खोली गई ताकि आने वाली पीढ़ियां याद रखें कि अंधविश्वास और जल्दबाजी में दी गई राय कितनी खतरनाक हो सकती है। मौलाना ने अंतिम बार मीडिया से कहा, इंसाफ अदालतों में नहीं, लोगों के दिलों में होना चाहिए। अगर समाज किसी निर्दोष को गलत कह दे तो सबसे बड़ी सजा वही होती है। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं कि आखिरकार इंसानियत जीती। उनकी आंखों से बहते आंसू अब दर्द के नहीं, राहत के थे। बागपत का यह ट्रिपल मर्डर केस अब सिर्फ अपराध की कहानी नहीं रहा, यह एक मिसाल बन गया कि कैसे साजिश, झूठ और अफवाहें सच को कुछ समय के लिए दबा सकती हैं, पर खत्म नहीं कर सकती। मौलाना का परिवार तो नहीं लौटा, लेकिन उनकी बेगुनाही ने इंसाफ पर लोगों का भरोसा दोबारा जगा दिया। बच्चों को नई शुरुआत मिली, गांव ने एक नया सबक सीखा और पुलिस ने एक निर्दोष का नाम साफ कर दिखाया। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ बागपत की नहीं, यह हर उस जगह की है जहां सच को अफवाहों की भीड़ में दबाने की कोशिश की जाती है। लेकिन याद रखिए, झूठ चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न लगे, सच्चाई का रास्ता हमेशा उससे लंबा और टिकाऊ होता है। और जैसा कि मौलाना ने कहा था, असली जीत अदालत की नहीं, इंसानियत की होती है। अगर आप भी मानते हैं कि सच की आवाज को कभी दबाया नहीं जा सकता, तो इस कहानी को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें, सच की जीत हो। क्योंकि जब समाज मिलकर किसी निर्दोष के साथ खड़ा होता है तभी न्याय जिंदा रहता है और इंसाफ की लौ कभी बुझती नहीं।